स्वागत है आपका यूपीएससी क्लासेस में। मैं हूं हिमांशु पांडे और आज है आपका लेक्चर 5 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी एटमॉस्फेयर में हमारे सबसे पहले तो मिलेगा ट्रोपोस्फेयर, ये होगा 0 to 12 किलोमीटर। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जो कि 12 to 50 किलोमीटर होगा। इसके बाद मीजोस्फीयर 50 to 80 किलोमीटर होगा। तो ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, 0 to 12 किलोमीटर, 12 to 50 किलोमीटर, 50 to 80 किलोमीटर और थर्मोस्फीयर जो कि 80 to 700 किलोमीटर। और ट्रोपोस्फीयर में भी जब अर्थ पे हम देखेंगे तो पोल्स पे, अभी ये अर्थ है, एटमॉस्फेयर कुछ ऐसे है, तो अगर हम पोल्स पे देखेंगे तो जो ट्रोपोस्फीयर में जो ऊंचाई होगी वो 8 किलोमीटर रहेगी। और जब हम इक्वेटर पे देखेंगे तो यही एटमॉस्फेयर हमको 12 किलोमीटर तक मिलेगा। यानी ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो 0 to 12 किलोमीटर है और पोल्स पे कम रहती है और इक्वेटर पे ये हाइट ट्रोपोस्फेयर की ज़्यादा रहती है। आगे बढ़ते हैं। तो थर्मोस्फेयर, इसके बाद एक्सोस्फेयर यानी 700 to फिर 10,000 किलोमीटर। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं सारे लेयर्स दिखाए गए हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ये हमारा हो गया ट्रोपोस्फेयर, ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, ये हो गया मीजोस्फेयर, ये हो गया थर्मोस्फेयर। अब ये लाइन जो है ये डिवाइड कर रही है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से। ट्रोपोस्फेयर को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। अभी ये जो लाइन है यहाँ हमको क्या मिला, ट्रोपोपोज, यानी ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करने वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में जो लाइन मिली उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोपोज, और मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की लाइन को बोलेंगे मीजोपोज। अब ये जो है आप फिर से देखिएगा, यहाँ पे ओजोन लेयर हमको मिलती है, ये हमको मिलती है ओजोन लेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमको कुछ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स भी देखने को मिलते हैं, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो जो ट्रोपोस्फेयर होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी ट्रोपोस्फेयर में मिलते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आगे आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड वो होते हैं जो घनघोर बारिश कराते हैं, काफ़ी घने बादल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जिनकी हाइट भी काफ़ी होती है, वर्टिकली भी काफ़ी हाइट होती है। तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही मिलते हैं। और ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो यहाँ पे कॉमर्शियल जेट है, स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड भी मिलते हैं, सीरस क्लाउड भी मिलते हैं। जो मैं क्लाउड्स के टाइप आपको बताऊंगा तब ये सब बताऊंगा कि स्ट्रेटोक्यूमुलस, सीरस, क्यूमुलोनिम्बस, ये सारी क्लाउड बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। बाकी इसमें जो भी बचा है वो अलग से डिस्कस करेंगे, तभी बताएंगे। तो अभी इसमें आप एक चीज़ और देखिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी कि अर्थ से हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये जो फिगर है, ये जो ग्राफ है, ये आपको बताता है कि कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है। ये आपको ये फिगर बताता है, ये काफ़ी ज़रूरी है। आप इसको इस लाइन को याद रखेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। ये हम ऊपर हाइट पे जा रहे हैं, ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर घटता चला जा रहा है। इसके बाद जैसे ही हम ट्रोपोपोज से आगे बढ़ते हैं, यानी ट्रोपोपोज कहाँ पे है, करीब 12 किलोमीटर पे, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर कहाँ है, 0 से 12 किलोमीटर। तो ये ट्रोपोपोज की लाइन है। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो अभी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है, यानी गिरना बंद हो जाता है। इसके बाद हम ओजोन लेयर में पहुँचते हैं, ये ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर में क्या होता है कि वो सूर्य का जो रेडिएशन है उसको सोखती है, इसलिए वहाँ पे गर्म वातावरण पाया जाता है। इसलिए अब हम आगे जाएंगे तो स्लाइटली इंक्रीज होने लगता है टेम्परेचर, और इसके और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर और तेजी से इंक्रीज होने लगता है। फिर हम पहुँचते हैं स्ट्रेटोपोज की लेयर पे, यानी मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच जो लाइन है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। तो स्ट्रेटोपोज से आगे जाते हैं, फिर से क्या होता है कि टेम्परेचर घटना शुरू होता है, और इसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप इस लाइन को बस ऐसे याद रखिए कि बार बार आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, या आगे भी आप जब पढ़ेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है या मीजोस्फेयर में कम होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वाला फिगर एक याद रखना है, या जो ग्राफ है याद रखना है कि हम नीचे से स्टार्ट हुए, ऐसे जाएंगे,
ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये आपको ये याद रखना है। टेम्परेचर सबसे पहले कम होना शुरू हुआ, कांस्टेंट हुआ, बढ़ा तो इसके बाद कम ही होगा, इसके बाद फिर से बढ़ा। तो ये आपको लाइन याद रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रोपोस्फीयर, अभी हम ट्रोपोस्फीयर को डिटेल में देखते हैं। तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को ज्योग्राफी में इतने बार बोलूंगा कि आपको सपने में भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही आएगा। तो अभी ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, ये सीरस क्लाउड है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इट्स अल्टीट्यूड इज 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो ट्रोपोस्फीयर है इसकी जो हाइट है वो 8 किलोमीटर तक है पोल्स पे और 18 किलोमीटर तक है इक्वेटर पे। तो ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे इक्वेटर पे, तो जो ट्रोपोस्फीयर की हाइट होगी वो 18 किलोमीटर होगी, लेकिन अगर हम पोल पे देखेंगे, दोनों पोल्स पे, तो ये हाइट घट के 8 किलोमीटर रह जाएगी। ये ऐसे पूरा होगा, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो जो पोल्स पे अल्टीट्यूड रहेगा वो 8 किलोमीटर रहेगा और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। द ट्रोपोस्फीयर एंड्स विद द ट्रोपोपोज। तो ये हमने देख लिया कि ट्रोपोस्फीयर ट्रोपोपोज पे खत्म होता है। पॉजिटिव लैप्स रेट एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, कहां, ट्रोपोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हर 1 किलोमीटर पे टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा ये तो आपको पता है, क्योंकि अभी हमने ग्राफ देखा कि पहले टेम्परेचर कम होता है, इसके बाद कांस्टेंट होता है ट्रोपोपोज के बाद। तो अभी ये तो पता है कि टेम्परेचर कम होने वाला है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। कितना कम होने वाला है, वो है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इस रेट को या इस दर को कि 1 किलोमीटर पे अगर यहां पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, तो यहां पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 13.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो रेट है 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होने का, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। यानी अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, जिस भी दर से हो रहा है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव। अगर नेगेटिव लैप्स रेट कहीं पे आ रहा है, उसका मतलब है कि टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पर मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं कि आगे जब आप रेनफॉल और सारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वगैरह पढ़ेंगे, स्टॉर्म फॉर्मेशन, वो सब पढ़ेंगे, तो आपको लैप्स रेट और ये सब आना जरूरी है। तो ऑल वेदर फिनोमिना लाइक साइक्लोन्स, रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, जितने भी वेदर फिनोमिना है, ये सब कहाँ होंगे, ट्रोपोस्फीयर में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अभी ये स्ट्रेटोस्फीयर है, कहाँ से, जो 12 किलोमीटर यानी कि ट्रोपोपोज से लेके कहाँ तक, स्ट्रेटोपोज तक, यानी 50 किलोमीटर तक। 0 से 12 हमने पढ़ा, उसके बाद 12 से 50 स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ही यहाँ पे 20 to 30 किलोमीटर में ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन होगा, और ट्रोपोपोज की लेयर के पास ही यहाँ पे ये प्लेन वगैरह का नेविगेशन भी होता है। तो अप टू एन अल्टीट्यूड ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये हो गया। द टेम्परेचर इन दिस लेयर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम डिस्टेंस बट देन राइजेस। ये आपको बता दिया मैंने, नीचे से शुरू करेंगे फिर से, टेम्परेचर कम, इसके बाद थोड़ा कांस्टेंट, इसके बाद फिर बढ़ने लगता है इसी लेयर में। ये इस फिगर के रिस्पेक्ट में नहीं बता रहा हूं, ये देखिए, ये टेम्परेचर कम, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ने लगता है। इसके बाद जब स्ट्रेटोपोज पे आएंगे फिर से बढ़ने लगेगा। तो स्ट्रेटोस्फीयर, तो स्ट्रेटोस्फीयर में हम लोग देखते हैं कि जो ट्रोपोस्फीयर खत्म होने के बाद जो ट्रोपोपोज की लेयर आएगी, यानी 12 किलोमीटर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होगा और 50 किलोमीटर तक रहेगा, यानी कि स्ट्रेटोपोज तक। और जो ओजोन लेयर रहेगी उसका कंसंट्रेशन 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में रहेगा। और जो कि टेम्परेचर है वो कैसे रहेगा कि पहले टेम्परेचर कम होता है, हम लोगों ने देखा ट्रोपोस्फीयर में, इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद बढ़ने लगता है, इसके बाद फिर से कम होने लगता है। तो यानी स्ट्रेटोस्फीयर में हम रहेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इन दिस लेयर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम डिस्टेंस बट देन राइजेस। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद दिस राइज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ये भी बता चुका हूं। ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, अभी हमने कई क्लाउड देखे, वो कहां पे देखे, ट्रोपोस्फीयर में देखे। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, सीरस क्लाउड, वो सारे क्लाउड ट्रोपोस्फीयर में देखे।
ऑलमोस्ट फ्री का मतलब है कि कुछ कुछ क्लाउड मिल जाते हैं, कुछ सीरस टाइप के क्लाउड होते हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स रहता है स्ट्रेटोस्फीयर। अभी मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, ये देखिए एरोप्लेन फ्लाई करने लगा, तो ये मोस्ट आइडियल है क्यों? क्योंकि वो जो वेदर फिनोमिनन है वो यहाँ पे नहीं हैपन हो रहे हैं, इसलिए ये मोस्ट आइडियल है फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। यानी बिजली कड़कना ये सब जो होता है वो सब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तभी बिजली वगैरह कड़कती है। तो मोस्ट आइडियल रहेगा फ्लाइंग ऑपरेशन के लिए, यानी फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर की नीचे की लेयर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं ओजोनोस्फीयर। अभी ओजोनोस्फीयर में हम क्या देखेंगे कि ट्रोपोस्फीयर कंप्लीट कर लिया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, और जो ओजोन लेयर होगा, ओजोनोस्फीयर एज सच कोई अलग से लेयर नहीं है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही जो हमने ओजोन लेयर आपको बताई है उसको ओजोनोस्फीयर भी बोल देते हैं कभी कभी। तो बिटवीन 20 किलोमीटर एंड 55 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होगा हमने बताया 20 से 30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर में, और 20 किलोमीटर से 55 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड स्पैन्स द स्ट्रेटोस्फीयर एंड लोअर मेजोस्फीयर। तो 20 से 30 के बीच ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, लेकिन इसके बाद भी ओजोन लेयर मिलेगी, तभी तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाने के साथ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो हाईएस्ट, ये मैंने बता दिया 20 से 30 किलोमीटर के बीच। अभी ये आपका ट्रोपोस्फीयर हो गया है, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ये आपकी होगी क्या? ओजोन लेयर। दिस लेयर एब्जॉर्ब्स एंड रिफ्लेक्ट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये बात आपको बता चुका हूं। अब हम कुछ बातें देखते हैं। द टेम्परेचर राइजेस नेगेटिव लैप्स रेट। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हम जान रहे हैं पहले टेम्परेचर कम होता है ट्रोपोस्फीयर में, कांस्टेंट होता है ओजोन लेयर में, फिर भी ओजोन होती है जो कि टेम्परेचर बढ़ाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, इसके बाद फिर टेम्परेचर कम होने लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर राइजेस नेगेटिव लैप्स रेट। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव लैप्स रेट का मतलब होगा कि 6.5 डिग्री सेल्सियस से 1 किलोमीटर जाने पे टेम्परेचर कम होगा। नेगेटिव लैप्स रेट होगा ओजोन लेयर में, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है। किस रेट से? 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा जब हम 1 किलोमीटर आगे जाएंगे ओजोनोस्फीयर में। आगे देखते हैं। द ओजोनोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड केमोस्फीयर। इसको हम केमोस्फीयर भी बोलते हैं। केमोस्फीयर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस। भी क्या केमिकल एक्टिविटी होती है? लाइट हिट हुई, यूवी लाइट हिट हुई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे, ये किसमें चला गया? O2 और O में। अभी वापस क्या होगा कि फिर से वो, तो ये ओजोन ऑक्सीजन साइकिल चलती रहती है। अगला पॉइंट है अल्ट्रावायलेट लाइट स्प्लिट O2 इनटू इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन बोलते हैं। द एटॉमिक ऑक्सीजन देन कंबाइंस विद अनब्रोकन O2 टू क्रिएट ओजोन O3, यानी कि ऑक्सीजन ओजोन साइकिल चलती रहेगी। अब ओजोन मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल ऑल्दो इन द स्ट्रेटोस्फीयर लॉन्ग लिव्ड। जो स्ट्रेटोस्फीयर में है ये लॉन्ग लिव रहता है, लेकिन फिर भी ओजोन मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल होता है और अल्ट्रावायलेट से रेज से क्रिया करके जो क्या है O2 और O में टूट जाएगा। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाई, तो कारण क्या होते हैं ओजोन डिप्लीशन के? ये ओजोन डिप्लीशन रीसेंट या बोलूं जो मेजर एटमॉस्फेयर कंसर्न है, तो इससे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। ओजोन डिप्लीशन हो गया या ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो इनको हम डिटेल में इन्वायरमेंट जब पढ़ाएंगे या बायो जियोग्राफी जिसको बोलते हैं तभी वहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि जो डिप्लीशन के जो रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेडिकल्स। क्लोरीन और ब्रोमीन रेडिकल्स होते हैं, उनके कारण जो ओजोन डिप्लीशन होता है वो मेनली अगर होता है। ईच ऑफ दीज रेडिकल इनिशिएट एंड कैटालाइज ए चेन रिएक्शन। तो ये रेडिकल जो होते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के, ये क्या करते हैं? चेन रिएक्शन शुरू करते हैं। जो एक रेडिकल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। समझ लीजिए कितना खतरनाक है ये। अब हम आगे देखते हैं मेजोस्फीयर या मीजोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं मध्यमंडल। तो अभी क्या होता है कि ये ट्रोपोस्फीयर हमने खत्म कर लिया, स्ट्रेटोस्फीयर खत्म कर लिया। स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में 20 to 30 किलोमीटर पे जो है ओजोन लेयर भी खत्म कर ली। तो अभी ये मीजोस्फीयर की जो हाइट है वो 50 to 85 किलोमीटर यहाँ पे दिखाई गई है, या 50 to 80 किलोमीटर। तो ये हमारा मीजोस्फीयर मिल जाएगा।
मीजोस्फीयर में जो मेटियोर्स होते हैं, जो अंतरिक्ष से ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये मेटियोर्स एंटर करते ही जल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे अर्थ को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में जब हमने पढ़ा हेडियन इयन वगैरह, तभी एटमॉस्फेयर इतना डेवलप नहीं हुआ था, तभी हैवी बॉम्बार्डमेंट की हम बात करते थे। अभी इस एटमॉस्फेयर के डेवलप हो जाने के कारण एक ये फायदा है कि जो मेटियोर्स हैं ये पृथ्वी से टकरा नहीं पाते हैं और हम अपना लाइफ जी रहे हैं। तो हम आगे देखेंगे कि एटमॉस्फेयर के क्या क्या हमको फायदे हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। ये हो गया। अभी ये हम देखते हैं कि स्ट्रेटोपॉज जहां हम 50 किलोमीटर तक पढ़ चुके थे, इसके बाद मीजोपॉज जो है उसके बाद थर्मोस्फीयर शुरू हो जाता है। तो 85 किलोमीटर तक, यानी 50 से 85 किलोमीटर तक हमारा क्या हो गया, मीजोस्फीयर। ये लाइन हो गई और एक ये लाइन। तो टेम्परेचर ड्रॉप विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड टू द मीजोपॉज। फिर से हम वही फिगर बनाते हैं। ट्रोपोस्फीयर टेम्परेचर ड्रॉप कांस्टेंट, इंक्रीज, इसके बाद अगेन डिक्रीज, इसके बाद फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर ड्रॉप विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड टू द मीजोपॉज। मीजोपॉज इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो अर्थ का हम कोल्डेस्ट प्लेस मान सकते हैं कहाँ, मीजोपॉज को। एंड हैज एन एवरेज टेम्परेचर अराउंड -85 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर पोलर, मीजोस्फेरिक, नॉटिल्यूसेंट क्लाउड्स भी मिलते हैं। अभी ये अजीब सा नाम है, बहुत ही अजीब सा नाम है। तो इसको क्या हम बोलते हैं, पोलर मीजोस्फेरिक नॉटिल्यूसेंट क्लाउड्स। और इसको अगर मैं हिंदी में बताऊंगा तो और अजीब सा नाम हो जाएगा, यानी कि ध्रुवीय मेसोस्फेरिक निशाचर बादल। तो अब नाम छोड़िए, बस इतना समझ लीजिए कि ये कुछ क्लाउड हैं जो पोलर यानी कि ध्रुवीय इलाकों में या पोलर इलाकों में मिलते हैं, मीजोस्फेरिक। तो होता क्या है कि मेसोपॉज के ठीक नीचे हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि इस ऊंचाई पर बहुत कम वाटर वेपर भी पोलर मीजोस्फेरिक नॉटिल्यूसेंट क्लाउड्स में बदल जाते हैं। तो वही ये कन्वर्ट होकर ये बादल बन जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो दीज आर द हाईएस्ट क्लाउड्स एंड मे बी विजिबल टू द नेकेड आइज आल्सो ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। तो ये हमको नेकेड आई से भी अगर क्लियर हो तो दिख सकते हैं ये बादल, इतनी हाइट पे हैं फिर भी। तो हाईएस्ट बादल अगर कोई बोले तो कौन से हैं, वो पोलर मीजोस्फेरिक नॉटिल्यूसेंट क्लाउड, यानी मीजोस्फीयर में बनने वाले क्लाउड। तो अभी क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही दे दे कि मीजोस्फीयर में कोई क्लाउड नहीं मिलता है। तो ज़्यादातर लोग जो एसएससी या और इस टाइप के एग्जाम, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें केवल यही आता है कि सारे जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो ट्रोपोस्फीयर में होता है। लेकिन अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये भी पता रखना पड़ेगा कि मीजोस्फीयर में भी क्लाउड बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलर मीजोस्फेरिक नॉटिल्यूसेंट क्लाउड। और क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर थोड़ी मात्रा में भी अगर यहाँ पहुंच गई मीजोस्फीयर में तो इतना ज़्यादा ठंडा है कि उनसे क्लाउड में कन्वर्जन हो जाता है। आगे देखते हैं थर्मोस्फीयर। तो टेम्परेचर राइजेस, नेगेटिव लैप्स रेट। टेम्परेचर राइज होने का मतलब नेगेटिव लैप्स रेट मैं बता चुका हूँ। वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट बिकॉज ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन। अभी हम थर्मोस्फीयर में पहुंच गए हैं, यानी सन के हम काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। तो इसलिए जो सन का रेडिएशन है उस कारण से यहाँ पे टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होता है, यानी कि नेगेटिव लैप्स रेट। पॉजिटिव लैप्स रेट का मतलब होगा कि टेम्परेचर कम होगा, जो कि मैंने बताया था 6.5 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे नेगेटिव लैप्स रेट। और बहुत ही रैपिडली बढ़ेगा विद इंक्रीजिंग हाइट बिकॉज ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन। अभी क्या है, आयनोस्फीयर। ये क्या है, इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। तो थर्मोस्फीयर है उसी का पार्ट है आयनोस्फीयर। और ये होता कहाँ से है, 80 से 400 किलोमीटर, यानी मीजोस्फीयर के बाद 80 से 400 किलोमीटर। दो टेम्परेचर इज हाई द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली रेरिफाइड। टेम्परेचर बहुत हाई है लेकिन जो एटमॉस्फेयर है बहुत रेरिफाइड है। रेरिफाइड का मतलब है बहुत ही फैला हुआ है, विरल जिसको बोलते हैं रेरिफाइड को हिंदी में। तो इतना ज़्यादा रेरिफाइड एटमॉस्फेयर होने के बाद जो टेम्परेचर तो बहुत है लेकिन हमको गर्म महसूस नहीं होता वहाँ। अजीब बात है, लेकिन क्योंकि वहाँ रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है। तो ये कलर थोड़ा डल हो गया। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड द सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन दिस लेयर। ये आपको दिख रही होगी, ये सैटेलाइट्स हैं और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो इसी लेयर में छोड़े जाते हैं। ऑरोरास आर ऑब्जर्व इन लोअर पार्ट्स। तो लोअर पार्ट्स में हमको अरोरा भी देखने को मिलते हैं। अरोरा क्या होते हैं कि
हमको रंग बिरंगे जो बादल देखने को मिलते हैं, बड़े ही चमकीले टाइप के, उनको हम अरोरा बोलते हैं। अगला हम देखते हैं कर्मल लाइन। तो कर्मल लाइन क्या होती है कि लोकेटेड विद इन थर्मोस्फेयर एट 100 किलोमीटर। तो अभी 50 से जो 80 हो गया मीजोस्फीयर, और मीजोस्फीयर से 80 से 400 किलोमीटर तक हम जाते हैं आयनोस्फीयर में विद इन थर्मोस्फेयर। तो 80 से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, यानी मीजोस्फीयर से 20 किलोमीटर करीब, तो हमको ये मिलती है कर्मल लाइन। ये है कर्मल लाइन। इसमें क्या होता है कि बाई इंटरनेशनल कन्वेंशन दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्पेस, कि यहाँ से स्पेस शुरू हो गया। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि यहाँ से स्पेस शुरू हो गया है। वेयर ह्यूमन ट्रेवलर्स आर कंसिडर्ड एस्ट्रोनॉट्स। तो यहाँ इसके नीचे, कर्मल लाइन के नीचे तक जो ह्यूमन ट्रैवलर होंगे उनको हम एस्ट्रोनॉट नहीं बोलते हैं। कर्मल लाइन के ऊपर हम उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन ट्रैवलर, सॉरी, तो कर्मल लाइन के ऊपर हम उनको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट। तो ये गलत बन गया, ये यहाँ नहीं होगा, ये मैंने बनाया है तो ये गलत हो गया। ये कर्मल लाइन कौन सी है, ये वाली, ये है कर्मल लाइन। ये हमारी क्या है, कर्मल लाइन। कहाँ पे, ये 100 किलोमीटर पे होती है। तो जो मीजोस्फीयर है वो हमारा 50 से 80 किलोमीटर पे ख़त्म हो गया है ना। उसके बाद ये जो कर्मल लाइन है ये 100 किलोमीटर पर मिलती है। चलिए नेक्स्ट, अब हम सारी लेयर्स एक साथ देखते हैं। ये हमारा हो गया ट्रोपोस्फियर। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रोपोस्फियर। 0 to 12 to 18 ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि 12 है, 12 या 8 बोल सकते हैं क्योंकि वेरी करता है पोल्स पे, और 18 किलोमीटर तक है इक्वेटर पे। तो ये 18 किलोमीटर तक हो गया ट्रोपोस्फियर। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर 11 to 50 किलोमीटर। इसके बाद मीजोस्फियर 85 किलोमीटर तक हमने पढ़ा है, यानी 50 to 85। बाकी थर्मोस्फियर ये हो गया 800 किलोमीटर तक, और इसके ऊपर एक्सोस्फियर, कर्मल लाइन 100 किलोमीटर पर, उसके ऊपर क्या बोलेंगे, स्पेस शुरू हो गया है ना। ये एरोरा है थर्मोस्फियर में, जो रंग बिरंगे बादल दिखाई देंगे। मेटियोर्स का जो फिनोमेना होगा जलेंगे वो कहाँ पे, मेजोस्फियर में। ये रेडियो साउंड जो लिखा हुआ है ये क्या है कि बैलून छोड़ते हैं, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर में। बैलून में कुछ हम अपने सेंसर वगैरह लगा देते हैं जिससे वो रिकॉर्ड करते हैं क्या ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, विंड वेलोसिटी वगैरह है, डायरेक्शन है, कॉस्मिक रे रीडिंग्स हैं, ये सब ये रेडियो साउंड का काम होता है। तो ये क्या होते हैं, बैटरी पावर्ड टेलीमीट्री इंस्ट्रूमेंट होते हैं है ना, जो वेदर बैलून होते हैं उनमें लगा दिए जाते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ा दिए जाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ये पूरा PDF डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं, द मास ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो मास ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर तो 50% इज बिलो 5.6 किलोमीटर। अर्थ से हम जब 5.5 किलोमीटर के आसपास पहुंचेंगे तो 50% जो मास है एटमॉस्फेयर का वहीं खत्म हो जाएगा। हमने पहले भी आपको बताया कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और डेंस है, और नाइट्रोजन ही मेजर पार्ट है 78% के आसपास। तो जब वो डेंस है वो नीचे की लेयर में है, तो इसीलिए 50% जो एटमॉस्फेयर का मास है वो 5.5 किलोमीटर पर ही खत्म हो जाता है। और अगर हम जोड़ें कि 90% शुरू का जो 90% मास है वो कहाँ पे, वो 16 किलोमीटर के अंदर खत्म हो जाएगा। और पूरा का पूरा लगभग थोड़ा सा ही बचा, वो 100 किलोमीटर तक यानी कर्मल लाइन तक पूरा मास एटमॉस्फेयर का कंसंट्रेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड फॉलोज टेम्परेचर प्रोफाइल। तो मैं आपको टेम्परेचर प्रोफाइल तो अब तक रटा ही चुका हूं। कैसे टेम्परेचर प्रोफाइल है, ये पहले कम होगा, कांस्टेंट होगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, ये टेम्परेचर प्रोफाइल है। तो साउंड का भी सिमिलर प्रोफाइल है कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा, कांस्टेंट बढ़ेगा, इसके बाद घटेगा, तो यही हमारा साउंड का भी प्रोफाइल रहेगा जैसे जैसे हम लेयर्स में ऊपर जाते जाएंगे। तो दिस इज बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वी मूव अवे फ्रॉम अर्थ। आगे बढ़ते हैं, एक्सोस्फीयर। अभी एक लास्ट हमारा ये रह गया एक्सोस्फीयर, इस पे हम अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह देख सकते हैं। तो बियॉन्ड द आइनोस्फीयर, जो कि थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है, आइनोस्फीयर। तो बियॉन्ड द आइनोस्फीयर अबव ए हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर द एयर इज एक्सट्रीमली रेरिफाइड and the temperature gradually increases through the layer.
लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ये फ्लोट करती हैं स्पेस में इस जगह पे। तो टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेज थ्रू द लेयर एज इट इज एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट। दिस लेयर कॉन्साइड्स विद द स्पेस। तो कर्मन लाइन के ऊपर वैसे भी हमने कहा कि स्पेस शुरू हो गया। अब ये एटमॉस्फेरिक स्केप क्या होता है? तो सर्टेन लाइट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन हो गई कॉन्स्टेंटली लॉस्ट इनटू स्पेस फ्रॉम एक्सोस्फेयर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक स्केप। तो जो लाइट गैसेस होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ये स्पेस में स्केप हो जाती हैं। स्केप मतलब पलायन कर जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक स्केप। एटमॉस्फेरिक स्केप ऑफ गैसेस, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक स्ट्रिपिंग्स, हैपेंस व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स अचीव स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी वगैरह आपने पढ़ा होगा, अगर जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको याद होगा, हिंदी में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा पलायन वेग। तो escape velocity happens when gas molecules achieve escape velocity due to low gravity। अगर लो ग्रेविटी रहेगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, तो जो ग्रेविटी है वो घटती जाती है। तो लो ग्रेविटी होने के कारण escape वेलोसिटी मिल जाती है और जो गैसेस हैं वो escape कर जाती हैं। क्यों? उनको एनर्जी रिसीव होती है इसके लिए। कहाँ से? एनर्जी रिसीव फ्रॉम सन, हीट से या सोलर विंड से। तो वो जो गैसेस हैं लो ग्रेविटी होने के कारण उनको जो एनर्जी मिली वो एनर्जी लेके वो एस्केप कर जाती हैं स्पेस में। तो जॉवियन प्लैनेट्स रिटेन गैसेस विद लो मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर एंड हायर ग्रेविटी। तो जॉवियन प्लैनेट्स है जैसे हमारा बृहस्पति या जिसको हम बोलते हैं जुपिटर। तो ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण जुपिटर एटमॉस्फेयर को होल्ड करता है, ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण एस्केप नहीं होने देता। तो जो लो मॉलिक्यूलर मास की भी गैसेस हैं उनको भी पकड़ के रखता है। अब जैसे टाइटन है, वो क्या है? मून है सैटर्न का। मून मतलब वो किसी भी एक प्लेनेट के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन करता है उसको उस प्लेनेट का मून बोलते हैं। जैसे अर्थ का एक ही मून है जिसका नाम ही मून है ना, ऐसे ही जुपिटर के कई मून हैं, ऐसे ही सैटर्न के कई मून हैं। तो टाइटन जो कि मून है सैटर्न का, या मून बोलते हैं या इसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ते हैं, और ये जो मून हम जिसको बोल रहे हैं ये क्या है? ये नेचुरल सैटेलाइट है जो किसी भी प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं। तो टाइटन जो है वो मून है सैटर्न का, और ट्रिटॉन जो है वो मून है नेपच्यून का। तो पजेस सिग्निफिकेंट नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर, तो इनके पास नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है reduces atmospheric escape by protecting the atmosphere from solar wind। अभी ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है, इससे लाइफ पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था। ऐसे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो सन से आने वाली रेज है, सन की जो सोलर विंड्स हैं, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रोकता है। यहाँ से जो फ्लेयर्स आती हैं उनको रोकता है, नहीं तो ये फ्लेयर्स इतनी एनर्जी दे देंगे इस पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वही स्ट्रिप हो जाएगा, फिर लाइफ कहाँ रह जाएगी। तो इसलिए जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो रिड्यूसेस एटमॉस्फेरिक एस्केप बाय प्रोटेक्टिंग द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सोलर विंड दैट वुड अदरवाइज ग्रेटली एनहेंस द एस्केप ऑफ हाइड्रोजन। आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है अर्थ के एटमॉस्फेयर की। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो एक्चुअली मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ कि चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो, या सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, आप सब कुछ लिख सकते हैं। मैं आपको इतना डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंस क्या है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, तो हम इसको कुछ हेडिंग्स में देख सकते हैं। जैसे लाइफ गिविंग गैसेस, मतलब प्लांट्स हैं वो क्या है, उनको रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की, उनको वो मिलता है। एनिमल्स को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, उनको वो मिलता है। नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय बैक्टीरिया एंड लाइटनिंग मतलब जो बिजली कड़कती है, तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया भी फिक्स करते हैं, और लाइटनिंग के द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उससे अमोनिया बनती है ना। तो नाइट्रोजन साइकिल जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको। तो यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड एमिनो एसिड्स। तो जो नाइट्रोजन वगैरह से अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, उससे हमारी मसल्स का निर्माण होता है। तो लाइफ गिविंग गैसेस हमको मिलती हैं एटमॉस्फेयर से। दूसरा है रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सोलर रेडिएशन, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, तो कि जो सोलर रेडिएशन को भी रेगुलेट करती है एटमॉस्फेयर। तो ऑल लाइफ फॉर्म्स जो
जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं नीड ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ सोलर रेडिएशन टू कैरी आउट द बायोफिजिकल प्रोसेसेस। तो ये बायोफिजिकल प्रोसेसेस को करने के लिए जो हमें पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी चाहिए या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो उसके लिए भी रेगुलेशन का काम करता है एटमॉस्फेयर। अगला है टेम्परेचर बैलेंस। तो टेम्परेचर बैलेंस का भी काम करता है ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से। हार्मफुल रेडिएशन को ब्लॉक करता है, शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स, जैसे मीजोस्फीयर है वहां पे मेटेओर्स आते ही जल जाते हैं जिससे अर्थ शील्ड होती है। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट को तो हम काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो वेदर एंड क्लाइमेट में ही हम आगे पढ़ेंगे कि प्लांट ग्रोथ, एग्रीकल्चर, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होगा, वेदरिंग से, इरोजन से, ह्यूमन सेटलमेंट्स वगैरह हैं। तो ये सब वेदर एंड क्लाइमेट का जो लाभ हमको मिलता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के मदद से। फिर है वाटर ऑन अर्थ एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ पे जो वाटर मौजूद है वो भी केवल एटमॉस्फेयर के होने की वजह से है। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो तो ये लिक्विड रहेगा ही नहीं, ये पूरा उड़ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं लिक्विड, है ना। तो जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, दे ऑल आर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेयर है। अगला है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, तो ये आप पढ़ सकते हैं कि ड्यू टू ए फिनोमिनन कॉल्ड रैले स्कैटरिंग। रैले स्कैटरिंग में क्या होता है कि शॉर्टर यानी कि ब्लू वेवलेंथ स्कैटर मोर इजिली देन लॉन्गर रेड वेवलेंथ, दिस इज वाई द स्काई लुक्स ब्लू। तो स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है? तो उसका रीजन है स्कैटरिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था, यू आर सीइंग स्कैटर्ड ब्लू लाइट। तो हमको जो ब्लू लाइट है वो दिखती है क्योंकि वो शॉर्ट वेवलेंथ की है। दिस इज ऑल्सो वाई सनसेट्स आर रेड। और सनसेट हमको रेड क्यों दिखता है? बिकॉज द सन इज क्लोज टू द हॉरिजन। जो सन है वो हॉरिजन के क्लोज है। द सन्स रेज पास थ्रू मोर एटमॉस्फेयर देन नॉर्मल टू रीच योर आई। मच ऑफ द ब्लू लाइट हैज बीन स्कैटर्ड आउट लीविंग द रेड लाइट इन ए सनसेट। मतलब जो लॉन्गर पाथ है थ्रू एटमॉस्फेयर फॉलो करने की वजह से जो रेड लाइट है वो कम स्कैटर होती है, और रेड लाइट हमको दिखती है जब सन डूबने लगता है। जब स्काई में होता है तो हमको ब्लू स्काई दिखता है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद पूरा लेक्चर देखने के लिए। आशा करता हूँ कि कमेंट करके आप बताएंगे कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ।